हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास और 1857 का विद्रोह, यानी कि एक ऐसा विद्रोह जिसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की नींव रखी, जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। एक ऐसा विद्रोह, एक ऐसा आंदोलन जिसकी कल्पना उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं की थी कि अचानक ये हुआ क्या। उन्होंने ये बिल्कुल भी मान करके नहीं चला था कि भारतीय लोग क्या इस तरीके से रिएक्ट भी कर सकते हैं। वो तो ये मान के चल रहे थे कि हम अपराजय हैं और हम जो कहेंगे, हम जो करेंगे वो सब कुछ सही है और सभी लोग उसको सहन करेंगे। लेकिन भारत के लोग हैं, संघर्ष जिनकी जीवन में लिखा हुआ है और जिजीविषा उनकी जीवन शैली है, यानी कि जीने की चाहत, संघर्ष करने की चाहत और अपने उच्च स्तर तक अपने आप को पहुंचाने की चाहत। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी भारतीय कैसे बहुत लंबे समय तक किसी भी शोषण को बर्दाश्त कर सकता था, यह उनकी समझ से बाहर था। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1857 का विद्रोह से पहले कोई विद्रोह नहीं हो रहे थे। आम जनता विभिन्न रूपों में विद्रोहों को कर रही थी। ये बात मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह और विभिन्न प्रकार के नागरिक विद्रोहों के संदर्भ में। लेकिन उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कतई भी इसका भान नहीं था कि इतने बड़े स्तर पर भारतीय लोग विद्रोह कर सकते हैं। नो डाउट बहुत बड़ा विद्रोह था और इसने इतिहास को पढ़ने की हमारी जो विचारधारा है उसको बदल करके रख दिया। कैसे बदल करके रख दिया? क्योंकि 1857 के विद्रोह से पहले हम जो कुछ भी इतिहास में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस तरीके से अपना राज्य स्थापित किया, किस तरीके से भारत के संसाधनों का दोहन किया, किस तरीके से भारतीय संसाधनों को यहां से लेकर के चले गए, किस तरीके से उन्होंने अपनी नीतियां यहां पर लागू की और भारत को गुलाम बनाया। उसमें छोटे-छोटे विद्रोह के तौर पर हम जरूर देखते हैं कि भारत के लोगों ने कुछ कुछ विद्रोह किए, लेकिन वो सही मायने में भारत का इतिहास नहीं पढ़ते, भारतीय लोगों का इतिहास नहीं पढ़ते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के ऊपर विजय और उनकी नीतियों को लागू करने के इतिहास के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। और जो सच है तो वो सच है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद हम ब्रिटिश महारानी के शासन को नहीं पढ़ते, ब्रिटिश सरकार के इतिहास को नहीं पढ़ते, क्योंकि यहां से अब हम जो पढ़ते हैं वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ते हैं कि भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास यहां से शुरू किया, यहां से जो कदम रखा, वो एक नई विचारधारा में बदल करके चल जाता है। और यहां से हम फिर अपने भारतीय इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अपने देश की आजादी के लिए क्या क्या किया था, हमारे पूर्वजों ने, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसी सीरीज में 1857 के विद्रोह की हम लोग चर्चा करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। और आप समझ सकते हो कि यहीं से यूपीएससी ने हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया हुआ है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्पेशली भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब कंबाइंड है, स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है। इसलिए यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ज्यादा है और यहां के बाद जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने चाहता हूं वो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा आप सभी लोग कि 2026 और 2027 के लिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तैयारी हो, एक सही गाइडेंस के तहत तैयारी हो, तो आप लोग अभी प्रतिज्ञा इवनिंग बैच 2026 के लिए अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका बैच 10 जून से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इवनिंग 6 PM। इसमें आप लोगों को वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, यानी कंप्लीट किताबों का सेट जो यूपीएससी के
पैटर्न के अकॉर्डिंग, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई हैं। अननेसेसरी कोई किताब नहीं, कंप्लीट 18 किताबों का सेट इसमें रहेगा। आपको पर्सनल मेंटरशिप भी रहेगी और फैकल्टी की मेंटरशिप तो है ही, यानी कि डुअल मेंटरशिप। साथ के साथ आपकी फाउंडेशन क्लास तो रहेगी जो सब जगह रहती है, साथ के अलावा आपको प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस प्लस सेपरेट टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड है। और इसके अलावा एक चीज और भी ऐड ऑन है कि यदि आप मंथली टेस्ट जो आपको लिए प्रोवाइड कराया जाता है, उसमें अगर आप टॉप करते हैं तो आपको 11,000 रुपए की प्राइज मनी है और प्री पास करने पर पूरी फीस रिफंड का ऑप्शन भी है। और घर बैठ करके बेहतरीन क्वालिटी की सभी क्लासेस आप अब एंजॉय करिए। और इसमें केवल एम के लाइव कोड लगाने के बाद ये बैच मिल जाएगा आपको 30,999 रुपए में। हो सकता है कि इससे ज़्यादा और भी डिस्काउंट मिल जाए, बस कोड लगाइए, सरप्राइज डिस्काउंट भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, मेरी गाइडेंस में रहना है तो बिल्कुल जरूर कीजिएगा। और अगर कोई किसी तरह का कोई भी डाउट है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है और नंबर है। ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये उसका बार कोड है। लेकिन हाँ, बैच ज्वाइन करने के लिए एम के लाइव कोड जरूर लगाइएगा। और अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं, कोई भी बैच परचेज करते हैं, किसी तरह का कोर्स परचेज करते हैं, एम के लाइव कोड लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरी गाइडेंस मिलेगी। और ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट है कि आप किसके गाइडेंस में रह करके तैयारी करना चाहते हो। ठीक है ना, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं हम लोग। 1857 का रिवोल्ट, 1857 का विद्रोह। सामान्य तौर पर देखा जाए तो उसमें हम 3 चीजों को पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के कारण, 1857 के विद्रोह के केंद्र और वहां के उनका नेतृत्व किसने किया था वो, और 1857 के विद्रोह का स्वरूप, और तीसरी चौथी चीज इसमें हम पढ़ते हैं इसके असफलता के कारण, कि आखिर ये असफल क्यों हो गया के कारण, और पांचवा हम पढ़ते हैं इसका प्रभाव। 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा, परिणाम क्या हुआ। ठीक है ना, तो इसको भी हम देखेंगे। तो ये 5 टॉपिक हैं जो इसमें बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से सभी टॉपिक आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी हैं और मुख्य परीक्षा के लिए भी है। दोनों तरीके से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों और कैसे शुरू हुआ था। ठीक है ना, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, जब मेरठ के सैनिक 10 मई 1857 को वहां से विद्रोह करके चले आए और 11 मई की सुबह दिल्ली में आकर के पुराने पुल से होते हुए लाल किले में दाखिल होते हैं। और उस समय के मुगल बादशाह जो नाम मात्र के लिए दिल्ली के लाल किले तक सीमित रह गए थे, बहादुर शाह जफर, उनको कहते हैं आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम आपको मुगल बादशाह मानते हैं और हमने क्रांति कर दी है, अब हम इसको आज़ाद करा करके रहेंगे। और उन्होंने ना नुकुर करने के बाद में फिर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और अल्टीमेट दिल्ली पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद दिल्ली पर विद्रोह कब्जा होने के बाद में फिर ये धीरे धीरे कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, सीखे पूरे असम वसम तक और आपके राजस्थान के कुछ इलाकों में, पूरे उत्तर भारत में, कुछ कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिला। इवन पूना वगैरह में भी, सतारा वगैरह में भी, महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी इसके कुछ कुछ हमको साक्ष्य मिलते हैं कि ये विद्रोह वहां तक भी पहुंचा था। ठीक है ना, तो यहां से यह शुरुआत हुई। लेकिन बात यह आती है कि आखिर सैनिकों ने या इन लोगों ने विद्रोह क्यों किया था, क्या कारण था, किस तरीके से कारण था। तो उसकी अगर हम चर्चा करें तो हम इनके कारणों को देख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन शून्य में नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे मूलभूत कारण रहे होंगे जहां पर सभी लोग आखिर शामिल हो कैसे गए, इतना बड़ा विद्रोह कैसे शुरू हो गया, इतना बड़ा आंदोलन। तो हम देखें विद्रोह के प्रमुख कारण सामान्य तौर पर है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सिपाहियों में असंतोष। हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देखिएगा, जो राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण का मतलब होता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों। देखिए, सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न राज्यों का विलय किया था। यह बात आप अच्छे से जानते हो। विलय की नीति डलहौजी ने अपनाई थी, जिसमें आपके
सभी राज्य विलय कर लिए गए थे। ठीक है ना, बात क्लियर होगी। उसके बाद में सबसे लास्ट में उन्होंने अवध का विलय किया, जिसका तो कोई कारण भी नहीं था, जो वो हमेशा से उनका मित्र रहा था, उसका भी विलय कर लिया। दूसरा था मुगल बादशाह, जो कि हिंदुस्तान का बादशाह था, उसका अपमान। मुगल बादशाह का सम्मान न करना, अपमान करना, और यह बात भारतीय जनता बिल्कुल भी सुनने और समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, किसी भी स्तर पर तैयार नहीं थी। ठीक है ना। साथ के साथ इसी में अगर हम प्रशासन के कारणों को देखें तो प्रशासनिक स्तर पर इन्होंने अपने भारत के शोषण के लिए कई बेहतरीन नीतियां बनाई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत का शोषण किया, लेकिन हमारे लिए वो बेहतरीन नहीं था। इसमें उन्होंने प्रशासन में न्याय प्रणाली, इसमें उन्होंने सिविल सर्विसेज, पुलिस सेवा या लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन और अन्य कानून उन्होंने जो कुछ भी बनाए, इन सब के माध्यम से इन्होंने शोषण में सहयोग किया। भारतीय लोगों का शोषण में क्या किया? सहयोग। ये ध्यान रखिएगा। तो ये शोषण में उनके सहयोग के तत्व बने थे, हमारे लिए नहीं थे। दूसरा उनका कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी कि आर्थिक नीतियां, और ये मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि आर्थिक नीतियों का उद्देश्य था भारतीय संसाधनों को लूटना, भारतीय रुपया संपत्ति सबको लूट करके लेके जाना। और इसके अंतर्गत देखेंगे तो आपकी भूराजस्व प्रणाली, भूराजस्व, विऔद्योगीकरण, वो सभी के सभी, कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है ना, आपका धन का निष्कासन, उसके अलावा रेलवे, ऐसी तमाम सारी आर्थिक नीतियां थी जिसकी वजह से इन्होंने भारत का शोषण किया। ये सब भारत के शोषण के तरीके थे जिनके माध्यम से भारत को गरीब बना दिया। जो सोने की चिड़िया सोचिएगा कुषाण काल में बनना शुरू हुई थी कनिष्क के समय से, और वो पूरे पीरियड में चलती चली आई, और यहां पर उन्होंने उसके पंख नोच डाले और बिल्कुल तबाह कर दिया इसको। एक तो ये था। दूसरा अगर हम देखें सामाजिक धार्मिक स्तर पर, सामाजिक धार्मिक स्तर पर इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया? हमारे भारतीय जो हमारी कहा जाए कि सामाजिक धार्मिक व्यवस्था है उस पर प्रहार किया, हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, संस्कृति पर उन्होंने प्रहार किया। कैसे कैसे कह सकते हैं, क्या क्या प्रहार किया? देखिए, पहले तो उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भेजा, धर्म परिवर्तन, ईसाई मिशनरी के द्वारा धर्म परिवर्तन की करने की कोशिश की गई। ठीक है ना। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कानूनों के माध्यम से हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई, यानी कि हस्तक्षेप करने की कोशिश। बोले कि कमियां हर धर्म में होती हैं, हमारे अंदर भी कुछ कमियां रही होंगी और समय पर हम लोग सुधार कर सकते हैं, इट्स आवर ओन डिसीजन। बट आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारे धर्म में हस्तक्षेप करके, हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप करके उसमें बदलाव करने की कोशिश करें? ठीक है ना। उसके अलावा आपने नए नए कानून बनाए, जैसे लैक्स लॉकी एक्ट, लैक्स लॉकी एक्ट, उत्तराधिकार का कानून बनाया, लैक्स लॉकी एक्ट, उत्तराधिकार का कानून, जिसमें यह कह दिया गया कि भाई जो भी कोई व्यक्ति यदि धर्मांतरण भी करता है तो उसका पिता उसको संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता, यह बिल्कुल नहीं। उसके अलावा नस्लीय भेदभाव हमारे साथ करते थे, नस्लीय भेदभाव ये सब भी वो करते थे। भारतीय और कुत्ते, इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड, ये साफ लिखा रहता था। नस्ली भेदभाव, हमारे साथ घृणा करते थे, लेकिन शासन भी हम पे ही करते थे। तो ये अंदर ही अंदर हमारे अंदर उबाल मार रहा था, सारी चीजें कर रहा था। और अंतिम था सिपाहियों में असंतोष। सिपाहियों के साथ भेदभाव होता ही था, उनके धर्म में हस्तक्षेप भी होता था, सारी चीजें होती थी। और इस तरीके से ये विभिन्न कारण आपके इकट्ठे हो गए। और इसमें अगर हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा,
और वो कारण था इसका तात्कालिक कारण, जिसकी वजह से तात्कालिक कारण, और तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस, ये हम सब लोग जानते हैं कि हां ये हुआ था। चर्बी वाले कारतूस को लेकर के हम समझते हैं कि ये सब हुआ था, लेकिन वो था क्या? पुरानी ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रवेश हुआ, ठीक है ना। तो नई बंदूक आई थी जिसको इस्तेमाल करना था, और वो बंदूक थी आपकी एनफील्ड राइफल। पुरानी वाली थी ब्राउन बेस, ठीक है ना, एनफील्ड राइफल। इसमें कंडीशन ये होती है कि इसमें जो बुलेट डालनी होती है, इसको दांत से काट करके, उसके रैपर को काट करके इसमें डालना होता था, और उस पर एक ग्रीस लगा होता था, ठीक है ना, चर्बी। और कहा जाता है कि यह गाय और सूअर के मांस से या उसकी चर्बी से बना हुआ है, और जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा धार्मिक मुद्दा बन जाता है। इसलिए इसको चलाने से मंगल पांडे जैसे लोगों ने मना कर दिया, और इसी वजह से मेरठ में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और अल्टीमेट होते होते यह विद्रोह आपके पूरे भारत में फैल गया। शुरुआत आपकी यहां से होती है, लेकिन क्या सैनिक ऐसे ही कर बैठे? इसके पीछे और कोई कारण नहीं था? क्या यह विद्रोह अचानक खड़ा हुआ केवल चर्बी वाले कारतूस की वजह से? जी नहीं, यह विद्रोह नो डाउट सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। ये रहा। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सैनिक विद्रोह क्यों और कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो दो तरीके से इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जानने की कोशिश करेंगे कि सैनिक विद्रोह के प्रमुख कारण क्या हैं, और इधर बात करेंगे प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हैं और कैसे वो 1857 के विद्रोह में परिवर्तित हो गए। था तो वही कारण, चर्बी वाला कारतूस, लेकिन चर्बी वाला कारतूस तो केवल एक कहते ना कि प्रतिक्रिया होती है, और वही था। देखिए, पहली बात तो यह थी कि भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था, यह हम सब लोग जानते हैं। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, इनको नोट करते चलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। और भेदभाव किस चीज पर? हर स्तर पर भेदभाव, चाहे वेतन को लेकर के, उनको पेंशन को लेकर के, उनकी पदोन्नति को लेकर के, उनको सुविधाओं को लेकर के, उनके खाने को लेकर के, हर तरीके के साथ भेदभाव होता था भारतीयों के साथ, ठीक है ना। दूसरा, ब्रिटिश अधिकारी इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारियों का दुर्व्यवहार, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार था। भाई ऑप्शन कुछ था नहीं, खेती बाड़ी में उतना कुछ बचता नहीं था, उद्योग धंधे भारत में थे नहीं, तो बेचारे करते क्या? इसलिए मजबूरी में सैनिक के रूप में भर्ती होते थे कि चलो कुछ पैसे मिलते रहेंगे, घर परिवार चलता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा कम से कम, ठीक है ना। तीसरा, विदेश में लड़ने पर कोई भत्ता नहीं मिलता था। विदेश में लड़ने जाने पर कोई भत्ता नहीं मिलता था, जबकि अंग्रेजों को मिलता था। अंग्रेज अपने देश में तो रहते थे, वहां के सैन्य वेतन तो मिलता ही मिलता था, भारत में काम करते थे उसका वेतन अलग से मिलता था, डबल वेतन था, और वो भी भारत के खजाने से जाना था। भारतीयों के साथ ऐसा नहीं था। इनसे कह दिया गया था कि आप कहीं पर भी रहेंगे, आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हैं, और वो जहां जहां उनका साम्राज्य फैला हुआ है वहां जाकर के आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, और उसके लिए अलग से कोई वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट हुआ। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों की भूमिका, ईसाई मिशनरियों की भूमिका, रोज सुबह आकर के उनको प्रवचन देना, उनका धर्मांतरण करने के लिए उनको उकसाना, धर्मांतरण करने के लिए उनको फुसलाना, ये सारी चीजें वो ईसाईकरण का प्रयास करते थे। आप अपने ना नमाज पढ़ सकते थे, ना पूजा करने की छूट थी, आपको केवल ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार सुनना था, वो अनिवार्य था, ठीक है ना। और एक आपका कानून बना था 1856 का सामान्य सेवा अधिनियम, सामान्य सेवा अधिनियम
यह एक बहुत बड़ा कानून था। इसके माध्यम से कह दिया गया था कि प्रत्येक सैनिक को विदेश में लड़ने जाना ही पड़ेगा, और विदेश में जाने का मतलब था समुद्र के रास्ते जाना, और समुद्र यात्रा करना हिंदू धर्म में पाप माना गया है। समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है उनको। जाइए, तो सोचिए, विदेश में लड़ना अनिवार्य और समुद्र के रास्ते जाना है, और समुद्र पार करना भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत उसको माना जाता था कि अब ये अपवित्र हो गए, और उसको फिर समाज में कभी भी वापस नहीं दिया जाता था। समाज से बहिष्कृत, या तो परिवार भी उसको छोड़ देगा, और अगर परिवार ने उसका साथ दिया तो परिवार को भी गांव से, घर से, समाज से निष्कृत कर दिया जाएगा। अब वो बेचारा कहां जाएगा? तो मजबूरी में फिर इसे ईसाई ही बनना पड़ेगा। तो बेचारा क्या करे? नौकरी करने जाता है तो धर्म से, समाज से, सबसे गया, परिवार से गया, और नौकरी करने नहीं जाता है तो उसकी जिंदगी बेकार है, कुछ करने के लिए है नहीं। ठीक है ना? और तो और उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये रहा, उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, आप चोटी नहीं लगा सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते। ठीक है ना? इस तरह की चीजें। अब सोचिए, ऐसी कंडीशन में कोई क्या ही करेगा? सैनिक अंदर से नाराज होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसी वजह से बहुत लंबे समय से आपके विद्रोह होना शुरू हो गए थे, किसी न किसी कारण पर। और यहां पर अगर हम विद्रोह की परंपरा को देखें तो दोस्तों, विद्रोह आपके यहीं से शुरू नहीं हुए। सबसे पहला विद्रोह हुआ था आपका 1764 में, यानी कि बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद हेक्टर मुनरो की सेना के विरुद्ध। हेक्टर मुनरो के सैनिकों ने विद्रोह किया, ने विद्रोह कर दिया उसके खिलाफ। उनको वेतन भत्ते और तमाम सारी चीजों को लेकर के जो मिल रहे थे। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा विद्रोह हम देखते हैं 1766 में। आपके क्लाइव के खिलाफ विद्रोह हुआ, क्लाइव के विरुद्ध, दोहरे भत्ते को लेकर के। दोहरे भत्ते को लेकर के यह विद्रोह हुआ, क्योंकि दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया और बाकी अन्य लोग सब सुविधाएं ले रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा। अगला विद्रोह हुआ आपका 1806 का वेल्लोर विद्रोह, वेल्लोर म्यूटनी। वहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया क्योंकि उनके प्रतीक चिन्हों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और उस समय वहां का जेलर था विलियम वेंटिक। धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और उन्होंने अपनी ड्रेस बना करके दी कि भाई हमारी ड्रेस पहनी है, और उस पर एक हैट लगा रहेगा, और हैट पर चमड़े की कलगी लगी रहेगी, जो कि आपके गाय और सूअर की बनी हुई है, उसके चमड़े की बनी हुई है। तो कोई हिंदू, कोई मुसलमान इस हैट को क्यों लगाएगा अपने सर पर? यह था। उसके बाद देखेंगे तो चौथा 1824 का विद्रोह। 1824 में भी विद्रोह हुआ था, 47वीं नेटिव बटालियन ने किया था। सैतालीसवीं नेटिव बटालियन ने उसने विद्रोह किया। ठीक है ना? क्यों? बर्मा में युद्ध के लिए मना कर दिया, बर्मा में युद्ध मना किया, बोले कि वहां लड़ने नहीं जाएंगे। ठीक है ना? उसके जस्ट अगले साल पांचवा 1825 में असम के तोपखाना के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। असम तोपखाना विद्रोह, असम तोपखाना विद्रोह। और इनको अगर आप एक जगह लिख लेंगे तो दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह पर सारे के सारे विद्रोह, सारी चीजें कंपाइल होकर के आपको मिल जा रही हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और आ जाइए, 1838 सोलापुर, 1838 में शोलापुर में विद्रोह किया गया, सोलापुर में। ठीक है ना? भत्ते की वजह से उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। 1844 64वीं बटालियन ने विद्रोह किया सिंध में युद्ध ना लड़ने के कारण। 64वीं
बटालियन इन्होंने सिंध जाने से मना कर दिया, सिंध जाने से मना किया, बोला नहीं करेंगे। उसके बाद 1849 मैं सभी प्रमुख सैनिक विद्रोहों के बारे में आपको बताता हूं। पंजाब के गोविंदगढ़ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। पंजाब गोविंदगढ़ सैनिक विद्रोह। तो ऐसा नहीं है कि अचानक इसमें 1857 में ही इन्होंने विद्रोह किया हो, नहीं। तो ये तो थे आपके प्रमुख सैनिक विद्रोह। इसके बाद जो विद्रोह होते हैं उनको भी आप देखेंगे। 1857 की पृष्ठभूमि वाले विद्रोह, जिसने पूरी तरीके से 1857 की बैकग्राउंड तैयार कर दी। ये तो थे सैनिकों के नॉर्मल विद्रोह, हम कह सकते हैं, और ये केवल 1857 के विद्रोह हैं। एक हुआ 23 जनवरी को, 23 जैन, 23 जनवरी 1857, 1857। यह विद्रोह कहां हुआ? दमदम बंगाल में, दमदम बंगाल। किसके लिए? चर्बी वाले कारतूस के कारण। इसके कारण तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहले कहां हुआ था? तो लोग, अधिकांश लोग कहां लगा के आएंगे? बैरकपुर में। जी नहीं, सबसे पहले हुआ आपका यहां पर। ओके, उसके बाद आ जाइए आपका 23 जनवरी 1857 के बाद में फिर आता है आपका 26 फरवरी। ये रहा। ये कहां हुआ? ये हुआ आपका बहरामपुर में, बहरामपुर, ठीक है ना, बहरामपुर में हुआ। और कौन सी बटालियन? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना, इन्फेंट्री पैदल सैनिक। उसके बाद हुआ 24 मार्च को, ये तो आप जानते ही होंगे, 24 मार्च बैरकपुर। और किसने किया? मंगल पांडे, मंगल पांडे ने। और ये आप जानते हो, मंगल 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 मंगल, वही इसने अपने अधिकारी जनरल वॉक की हत्या कर दी और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। अपने अधिकारी जनरल वॉक की हत्या की और इसे 8 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये रहे 24 मार्च। इसके अलावा देखा जाए तो अगले महीने 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को सीक्वेंस में सब यही है। ये कहां हुआ? मेरठ में, मेरठ में। और यहां पर तीसरी नेटिव कैवलरी, 3rd नेटिव कैवलरी, ये रही इसने 3rd नेटिव कैवलरी। और यहां पर 90 सैनिकों ने बंदूक गोली चलाने से बंद कर दिया। 90 सैनिकों ने विद्रोह किया। ये रहा 90 सोल्जर्स, उन्होंने क्या कर दिया? गोली चलाने से इनकार कर दिया। और इस तरीके से देखा जाए तो फिर इन पर केस चला, मुकदमा चला। सबसे पहली बात तो यह है कि इन्हीं को 9 मई को इन सभी को बर्खास्त कर दिया गया, बर्खास्त किया कोर्ट मार्शल की तरह कि भाई इन्होंने बंदूक चलाने से, गोली चलाने से मना क्यों कर दिया। और साथ के साथ 10 वर्ष की सजा सुनाई, की सजा भी दे दी गई, ठीक है ना। और जब यह हुआ तो अगले ही दिन 10 मई को, 10th of May 1857 को इन्होंने, साथी सैनिकों ने इन्हें छुड़ा लिया, विद्रोह कर दिया, विद्रोह। और साथी सैनिक छुड़ाए गए, सैनिक छुड़ाए, ये रहे सानी के। और छुड़ा करके कहां भागे? दिल्ली भागे। कब पहुंचे? 11 मई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 11 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया।
दिल्ली का जो कमांडर था कर्नल विलोवी, उसने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। कर्नल विलोवी ने समर्पण किया और यहां से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना और इन्हें भारत का मुगल बादशाह बनाया। कहा कि आप भारत के मुगल बादशाह हैं, दिल्ली के या मुगल के बादशाह नहीं। पूरी तरह दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इस तरीके से आपका यह विद्रोह शुरू हुआ। ये रहा, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद यह हुआ कि आपका जो विद्रोह है वो फैलता चला गया। इसका केंद्र दिल्ली बन गया। बाकी अन्य सभी लगे के लोग जो हो सकते थे वो सब यहां पर जुड़ते चले गए, ठीक है ना। और यहीं पर देखेंगे तो स्थिति यह हुई कि विद्रोह का केंद्र बना दिल्ली। और दिल्ली बना तो यह सभी लोग इकट्ठे हुए, सभी लोग जुड़े, ठीक है ना। और जुड़ने के बाद प्रशासन के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाई, ठीक है ना। और इस कमेटी में सबसे ऊपर तो ये है ही, उसके बाद देखा जाए तो इस कमेटी में वजीर बने, जो प्रधानमंत्री के तौर पर कह सकते हो, वो थे आपके नाना साहब, ठीक है ना। और जो सेनापति बने वो थे आपके कौन, वक्त खां, ये रहे वक्त खां। इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी हो गई थी कुल मिलाकर के। और ये धीरे धीरे आंदोलन सभी जगह पर फैल गया। अब यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि किस किस जगह पर इस आंदोलन का नेतृत्व किस किस ने किया था। तो ये मैंने आपको एक लिस्ट बना करके दे दी है, आप देख सकते हैं आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक जगह पर है कि दिल्ली में कौन है, बहादुर शाह जफर और वक्त खां, ये रहे। बरेली में खान बहादुर खां, ठीक है ना। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब की विधवा हजरत महल और उसका बेटा बिरजिस कादिर, ये रहे। बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, और ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। जगदीशपुर आरा कहते हैं इसको, आरा के बाबू कुंवर सिंह, और जब तक जिंदा रहे तब तक कभी अंग्रेज इनको हरा नहीं पाए। इसके बाद इनके बेटे अमर सिंह ने भी युद्ध किया, लेकिन बाद में फिर वो सरेंडर कर दिए। इलाहाबाद में लियाकत अली खां, ये रहे। उसके बाद फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला खां, उड़ीसा में सुरेंद्र साई उज्जवल साई, असम में मनीराम दत्त, हरियाणा में राव तुलाराम, राजस्थान के कोटा वगैरह में जयदयाल और हरदयाल, गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह। इसके अलावा पूना और कई जगह पर सिंध वगैरह में भी इनका नेतृत्व था। ऐसा नहीं कह सकते कि वहां नहीं था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये कंडीशन भी थी। बाद में कंडीशन ये हुई कि इस विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है ना। और विद्रोह को दबाने वाले नेता कौन कौन है, कौन कौन अधिकारी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को जॉन निकोलसन ने इन्होंने दबा दिया, जॉन निकोलसन है, और इनको दबा करके इनको हरा दिया और इन्हें कहां भेज दिया, रंगून निर्वासित कर दिया, म्यांमार, जिसे उस समय हम लोग क्या कहते थे, बर्मा, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर इसको हैरी रॉलन से हराया और ये भागकर नेपाल पहुंचे, नेपाल गए। नाना साहब भी नेपाल ही पहुंच गए भाग करके। इन्हें सर कॉलिन कैम्पबेल ने हराया था।
रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के जनरल हीरोज, इसने वहीं पर मार दिया इनको। तात्या टोपे को मुखबरी कर दी गई, वो पकड़ गए, उनको फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई तो लड़ते लड़ते युद्ध में मारी ही गई थी। खान बहादुर खां बरेली के सर कॉलिन कैंपबेल, ठीक, मौलवी लियाकत अली कर्नल वंसेल इलाहाबाद बनारस में, और बिहार में विलियम टेलर, बाबू कुंवर सिंह थे, इनके बाद इनके बेटे थे। और इस तरीके से ये पूरा आंदोलन यहां पर आपका खत्म हो गया था। और इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से कब्जा कर लिया, ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया, और यहां से पूरा का पूरा एक कंसेप्ट बदल गया पूरी तरीके से। तो ये है आपका प्रमुख विद्रोह और 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि, किस तरीके से ये सारी चीजें हुई, किस तरीके से नहीं हुई, अब आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के लिए जो जून का इतिहास वैकल्पिक विषय 2026 को टारगेट करते हुए, जिसका टारगेट है कि कम से कम आपको 300 प्लस या 60% नंबर आपके इतिहास वैकल्पिक विषय में दिलवाए जाएं। आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो मेरे साथ रह करके तैयारी करना चाहते हैं, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इसमें आराम से आपको 60% नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। मेरे जब 61% आ चुके हैं 2007 में, तो आपके तो मैं अब आसानी से दिलवा सकता हूं, और बहुत आसान है। और इतिहास बहुत एक कहानी के तौर पर पढ़ने की जरूरत है। उसमें कोई सिद्धांत नहीं पढ़ना, कोई भी थ्योरी नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कंसेप्ट है। और उसको कंसेप्ट को एक कहानी के तौर पर लिख करके आइए, नंबर यूं उठ के आते हैं, बस ध्यान रखिएगा। लेकिन बस में चूंकि हम जान जाते हैं तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, वो नहीं चाहिए। अगर वो लिखेंगे तो समस्या हो जाएगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और इस बैच में अभी आप 16 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए, MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 14,999 रुपए में मेरे बैच से जुड़ने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है ना, मेरे गाइडेंस में। और ये गाइडेंस ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपके कोर्स तक नहीं है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं आपके साथ हूं। देखे कैसे नहीं आते आपके नंबर और कैसे नहीं होता आपका सिलेक्शन, ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो मुझे यहां पर आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ये रहा, ये मुझे यहां कांटेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा कि आपने मेरा फेवर किया है, ठीक है ना। बाकी तो पढ़ाऊंगा तो मैं ही। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम बार कोड है, ठीक है ना, QR कोड। तो इसको भी स्कैन करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।